विनोद कुमार पांडे जी, सदस्य बार काउंसिल प्रशांत सिंह अटल जी, मंच पर उपस्थित द सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस के महामंत्री श्री सुरेंद्रनाथ पांडे जी, द बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री कमलेश सिंह यादव जी और यहां पर आज के अधिवक्ता समुदाय के साथ उपस्थित यहां पर मेरे सभी अधिवक्ता बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि दुनिया की सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी के अपने अधिवक्ता समुदाय के आज के इस कार्यक्रम में यहां के सभी बार एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से सेंट्रल बार एसोसिएशन भी है, तो बनारस बार एसोसिएशन भी है, कमिश्नरी बार एसोसिएशन, सेल टैक्स बार एसोसिएशन, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, इन सब के संयुक्त प्रयासों से आज मुझे आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। संवाद के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं रूल ऑफ लॉ क्या सबसे पहली शर्त होती है, कानून का राज, सुरक्षा। इस सुशासन के लिए पहली शर्त है कि कानून का राज हो और कानून के राज के लिए सुरक्षा सबसे पहली शर्त है। और इसलिए हम एक दूसरे के पूरक हैं। अधिवक्ता समुदाय विधायिका के द्वारा बनाए गए अधिनियम को प्रभावी ढंग से उसको क्रियान्वित करने का काम करता है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जब व्यक्ति अपनों से पीड़ित होता है, अपनों से धोखा खाता है, वह भले ही अपने परिवार के सदस्य के कहने पर कहीं हस्ताक्षर न करता हो, लेकिन उसका अधिवक्ता जहां कहीं उसे हस्ताक्षर करा दे वहां हस्ताक्षर करके एक विश्वास व्यक्त करता है। आपकी ये यूनिफॉर्म उस विश्वास की प्रतीक है, आप स्वयं उस विश्वास के प्रतीक है। जब एक पीड़ित आता है और उस पीड़ित को जब आप देखते हैं तो उस पीड़ित को न्याय दिलाने की आपकी प्रतिबद्धता सचमुच अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और एक गरीब से लेकर के समाज के किसी भी तबके के व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए आपके प्रयास जो होते हैं उसमें लाखों लोगों को एक नया जीवन उससे प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, जब हम लोग आज यहां पे अधिवक्ता समुदाय के साथ बैठे हुए हैं, अधिवक्ता समुदाय समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है और देश की ज्वलंत समस्याओं से इस समुदाय ने कभी भी अपने आप को अलग नहीं किया। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन चुनौतियों से जूझने के लिए, उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने के लिए यह समाज समुदाय हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के कार्य करता रहा। याद करिए देश की आजादी की लड़ाई को, आजादी की लड़ाई के अग्रिम पंक्ति के सेनानी कौन थे? हमारा अधिवक्ता समुदाय था। उन्होंने देश में, दुनिया में अच्छी डिग्री ली, लेकिन जब लगा कि केवल अधिवक्ता का पेशा ही मेरे लिए सब कुछ नहीं हो सकता, अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस एक और रख करके देश की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। तब देश की आजादी कोसों दूर थी। ऐसा नहीं था कि हमारे हाथ में हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नेशन फर्स्ट, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे। और उनके द्वारा जो उस समय लड़ाई लड़ी गई उसका परिणाम था कि आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर के सरदार पटेल से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के एक पूरी फेरत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो अधिवक्ता न रहा हो। सबका अपना
एक अपनी छाप थी, एक अपनी पहचान थी। मोतीलाल नेहरू से लेकर के, मालवीय जी से लेकर के, चोरी चोरा की घटना में जब फांसी दी गई थी वहां के क्रांतिकारियों को, गोरखपुर के क्रांतिकारियों को, तो उनकी पैरवी करने के लिए कई घंटों तक उनकी पैरवी करने के लिए स्वयं मालवीय जी खड़े रहे और उनमें से बहुत सारे लोगों को उन्होंने फांसी के फंदे में जाने से बचाया था। बहनों और भाइयों, यह आजादी के समय के बाद और आजादी के बाद भी जब भी देश के सामने चुनौती आई, अधिवक्ता समुदाय डट करके खड़ा हुआ। और जब लोकतंत्र के इस महापर्व में हम खड़े हों, अधिवक्ता समुदाय कहां से अपने आप को पीछे कर सकता है? और यही आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। काशी 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को भी देखा है, 7 वर्ष में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है, और पिछले 10 वर्ष के अंदर एक बदली हुई काशी, एक भव्य और दिव्य काशी, एक नव्य काशी भी आप सब देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये जो बदलाव है, इस बदलाव का नेतृत्व भले ही आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के रूप में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन इसका श्रेय तो आपको जाता है, काशीवासियों को जाता है। जिन काशीवासियों ने मोदी जी को अपना प्रतिनिधि चुन करके देश की संसद में भेजा, वे देश के प्रधानमंत्री बने। आज बदलाव का लाभ न केवल काशी, न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरा देश ले रहा है, पूरी दुनिया ले रही है। कोई भी आज के दिन पर दुनिया के अंदर संकट आता है, दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देखता है, मोदी जी की तरफ देखता है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। अब वो दिन गए जब सरकारें कहती थी आतंकवाद तो सीमा पार का है। अब सीमा पार का आतंकवाद नहीं हो रहा। आतंकवाद की समस्या का समाधान, नक्सलवाद की समस्या का पूरी तरह समाधान, अब तो थोड़ी भी कहीं कोई हरकत दिखती है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता था, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, मैं इसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है। ये बढ़ती हुई भारत की ताकत है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आज भारत का देखिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेसवे का संचालन, ट्रेन अब मीटर गेज की स्पीड से नहीं, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही है। नए नए उसके मॉडल आ रहे हैं, नई ब्रांड के साथ भारतीय रेल, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के रूप में। आज आप जाके देखेंगे, आपको दुनिया के बेहतरीन ट्रेन की सुविधा आज आप भारत के अंदर इन सभी में से मोदी जी के इस नए मॉडल में से देख सकते हैं। मेट्रो की सुविधा, और काशी में तो अब देश का सबसे बड़ा रोपवे कैंट स्टेशन से लेकर के काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने के लिए रोपवे का निर्माण इस वर्ष के अंत तक काशी वासियों को प्राप्त हो जाएगा। 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन इस रोपवे का उपयोग करेगा। बहनों और भाइयों, काशी की सड़कें, काशी को जोड़ने वाले सभी सड़कें, काशी में गलियों के अंदर हुआ विकास, झूलते हुए तारों से मिली मुक्ति, काशी के घाट, काशी में गंगा जी की अविरलता और निर्मलता, और काशी से आज न केवल सड़क परिवहन और रेलवे का, बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो सुविधा मिली है, और वाटरवे के रूप में काशी का हल्दिया के साथ जुड़ जाना, यह अपने आप में एक ऐसी सौगात है तो दिखाता है कि हर प्रकार की कनेक्टिविटी का केंद्र काशी बना है। आज काशी में क्या नहीं है? आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप देख सकते हैं। जिस काशी विश्वनाथ, भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में पहले 50 श्रद्धालु एक साथ आ जाता था, सोचना पड़ता था कैसे होगा। आज 50,000 श्रद्धालु भी एक साथ आ जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने में कोई दुविधा नहीं। 8-8 लाख, 10-10 लाख श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर लेते हैं। नाम काशी का होता है, काशी की पहचान होती है, दुनिया काशी की तरफ आकर्षित होती है, और जब आकर्षित होती है तो यहां का व्यवसाय भी फलता फूलता है। होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट का, टैक्सी का, नावों का,
दुकानों का, प्रसाद का, हर एक तबके का, और फिर काशी के बारे में जो लोगों की धारणा थी, आज उस धारणा को बदल करके एक नव्य और दिव्य काशी में कोई आता है, अभिभूत होकर के जाता है, अभिभूत होकर के जाता है। हमारा भी तो कोई अधिकार है काशी के लिए, हमारा भी तो कोई दायित्व है काशी के लिए। और बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा के लिए हम कुछ कर सके, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। और आज वह कार्य यहां पे हो रहा है। याद करिए 2014 के पहले, 2017 के पहले काशी में क्या स्थिति थी? रंगदारी आम बात थी, माफिया हावी थे, हर कार्य में माफिया का हस्तक्षेप होता था, अराजकता चरम पर थी। कौन नहीं जानता है, यहीं के एक व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण होता है, फिरौती ली जाती है, मार करके फेंक दिया जाता है। माफिया राज था पूरे प्रदेश में, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद हावी था। नक्सलवाद और आतंकवाद के सामने देश की सरकार और माफिया के सामने प्रदेश की सरकारें घुटना टेक चुकी थी। आज आप देख रहे होंगे नए भारत और नए उत्तर प्रदेश को, ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के वाहक आप हैं, क्योंकि आपने मोदी जी को समर्थन दिया, आपने बीजेपी को समर्थन दिया, इसलिए इस परिवर्तन को करने में सफलता प्राप्त हुई और आज उसका परिणाम हमको दिखाई देता है। काशी तो हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, लेकिन मुझे उन नगरों में जाने का, उन क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त होता है जहां पर पहले भय और दहशत हुआ करता था। भय और दहशत हुआ करता था हर एक तबके के लिए। बेटी स्कूल नहीं जा सकती थी, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता था, अगर कोई व्यक्ति घर के बाहर गया है तो भय और दहशत, परिवार के लोग इसमें रहते, पता नहीं क्या कब कौन सी घटना की समाचार आ जाए। बहनों और भाइयों, आज कम से कम हम कह सकते हैं कि रात चलते हुए राहगीर को कोई छेड़ नहीं सकता, बेटी को कोई छेड़ नहीं सकता, व्यापारी के व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उससे कोई रंगदारी वसूली नहीं कर सकता है। एक परिवर्तन आपकी ताकत से आज प्रदेश में भी और देश में भी देखने को मिल रहा है, और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। सरकार ने जो कुछ देने का प्रयास किया, ये हमारा दायित्व था, ये कोई खैरात नहीं, ये हमारा दायित्व, हमारी ड्यूटी है, और हम लोगों ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा है। मैं इस बात को मानता हूं, हमेशा हम लोग इस बात को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि समाज के हर एक तबके का संरक्षण करना, उसको आगे बढ़ाने का काम करना हमारा दायित्व बनता है। हमने देखा है, हमें भी जब कहीं न्याय के लिए जाना होता था, अधिवक्ता समुदाय के पास ही हम लोग जाकर के वह हमारी लड़ाई में हमेशा खड़े रहते थे, हर लड़ाई में खड़े रहते थे। और इसीलिए मैं जब जाता था, देखता था, उनके चेंबर को देखता था, मुझे लगता था, मैं देखता था कि भाई यह व्यक्ति दूसरों के लिए लड़ रहा है, लेकिन जब इसके चेंबर में हम लोग जाते हैं तो कितनी सुविधा के अभाव में व्यक्ति काम करता है। सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, उनके चेंबर में जाओ तो दिन में ही हमें सूरज और चांद तारे दिखाई देते थे। पूरा टूटा हुआ चेंबर, और व्यक्ति तब भी काम कर रहा है, गर्मी की परवाह नहीं कर रहा, बरसात की परवाह नहीं कर रहा, शीतलहरी की परवाह नहीं कर रहा है। हमने कहा भी देखो, अगर भवन बनना है कोर्ट का तो अधिवक्ताओं के चेंबर को भी उसके साथ जोड़ो बनाने के लिए। हम बार और बेंच को अलग अलग करके क्यों देखते हैं? दोनों में संतुलन होना चाहिए। अगर बेंच का कोई भवन बन रहा है तो उसके साथ बार को भी जोड़ो, अधिवक्ताओं के चेंबर के निर्माण के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराओ। उत्तर प्रदेश में क्या हम वर्ल्ड क्लास लॉ यूनिवर्सिटी दे सकते हैं? हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज हमने जिस प्रयागराज में नया लॉ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे, वो लॉ यूनिवर्सिटी हमारा प्रयास है, उसका विजिटर देश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, और हमारा प्रयास है कि हम उसको ऐसा लॉ यूनिवर्सिटी बनाएं जो मानक बने देश के लिए, जिसमें हम अच्छे अधिवक्ताओं की एक टीम वहां के माध्यम से पैदा करें, वो एक मानक बने, एक स्टैंडर्ड सेट करें। अधिवक्ताओं से जुड़े हुए बहुत सारी समस्याएं आती थी और पीड़ा भी थी, होती थी कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। यही नीलकंठ तिवारी मेरे साथ सहयोगी मंत्री थे,
और मैंने इनसे कहा, मैंने कभी इन समस्याओं को कलेक्ट करो। और फिर क्योंकि बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में, सबसे युवा पदाधिकारी के रूप में उन्होंने यहां बार में काम किया, तो उनके पास जानकारी भी थी। उन्होंने कहा कि अगर अधिवक्ता निधि को हम 1.5 लाख से 5 लाख कर लें, हमने कहा एकदम करना चाहिए। 1.5 लाख में क्या होगा आज के दिन पे, इस राशि को बढ़ाना चाहिए। फिर पैसा हर साल न देना पड़े, कैसे होगा? तो हमने कहा कॉर्पस फंड बनाओ, जितना पैसा होना होगा। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, दोनों कार्य हो चुके हैं। और मैं आपको वहां तो अधिवक्ता परिषद समय नहीं निकाल पाया या उन्होंने समय पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। जितने भी बचे हुए अधिवक्ता थे जिनको इस निधि का पैसा अब तक मिलना था, उन परिवारों को अब तक मिल चुका होगा। सारी प्रक्रिया पूरी है, केवल पैसे का चेक उन्हें उपलब्ध कराने, डीबीटी के माध्यम से पैसा जाना है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं इस चीज को लेकर के, सारी प्रक्रिया पूरी है। प्रशांत सिंह, अटल वगैरह, ये सभी लोग खड़ी इस बात को देख रहे हैं और हम इस बात के लिए कह रहे हैं। इस कार्य को हमने, अब जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, कॉर्पस फंड को भी 500 करोड़ रुपए का हमने कर दिया है। अब यह इसी के ब्याज से इतना पैसा आएगा कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, किसी अधिवक्ता को कोई समस्या नहीं होगी। हम लोगों ने इससे अब तक बहुत सारे लोगों को इस माध्यम से, इसके माध्यम से जो हमारे पास आया था, वर्तमान में जो इसके लिए हम लोगों ने अब तक जो कार्रवाई प्रारंभ की है, यहां पे 2751 आश्रितों को 127 करोड़ 81 लाख 50 हजार रुपए का भुगतान हम लोग अब तक कर चुके हैं। और वर्तमान में सहायता के लिए जो 456 आवेदन हमारे पास आए हैं, उनमें 22 करोड़ 26 लाख रुपए ये फाइनल कार्रवाई हो चुकी है। ये पैसा केवल उनके अकाउंट में जाना है। और 336 नए आवेदन आए हैं, इनके लिए भी 1680 लाख यानी 16 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये प्रक्रिया भी हमारी आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही हम लोगों ने 17-18 से अब तक कुल 3505 अधिवक्ताओं को 66 करोड़ 45 लाख 89,926 रुपये का भुगतान अब तक हम लोग कर चुके हैं, जो अधिवक्ता समुदाय को जाना चाहिए था। इसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत मृत्यु दावे के रूप में 2017-18 से अब तक 1872 मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को भी 14 करोड़ 75 लाख 22,112 रुपये का भुगतान अब तक उन सभी समुदायों को किया गया है। हमारे युवा अधिवक्ताओं के लिए 3,758 युवा अधिवक्ताओं को 3 वर्ष के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि क्रय के लिए अब तक 1 करोड़ 60 लाख का वित्तीय सहायता स्वीकृत करके उनको उपलब्ध कराया जा चुका है। जो मैं कह रहा था अधिवक्ता समुदाय के लिए चैम्बर निर्माण के लिए, इसमें झांसी, सुल्तानपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलरामपुर, गोरखपुर, यहां पर पैसा हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं। पैसा हमने वहां से रिलीज भी कर दिया है। और अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण के लिए प्रयागराज को 11 करोड़ 31 लाख, कासगंज को 5 करोड़ 25 लाख, लखनऊ को 4 करोड़ 88 लाख, श्रावस्ती को 4 करोड़ 85 लाख यह धनराशि अमुक्त हम कर चुके हैं। और उच्च न्यायालय में भी हम लोगों ने 10,000 अधिवक्ताओं को बैठने के लिए एक मल्टी लेवल पार्किंग कम एडवोकेट चैम्बर वहां पर बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। और इसके लिए हम लोगों ने 608 करोड़ रुपए स्वीकृत करके इसको हाईकोर्ट, प्रयागराज हाईकोर्ट में हम लोगों ने इसके लिए स्वीकृत किया है। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य जो प्रदेश के अंदर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कार्रवाई चली है, मोदी जी ने जिस सुशासन की नींव 2014 में रखी थी, उस सुशासन की पहली शर्त होती है रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ के लिए आवश्यक है सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। आज उसको प्रदेश के अंदर हम लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हैं। और आज मैं आप सबके बीच में इसीलिए आया हूं कि आप
वैसे भी आपने पहले से तय किया है। आप सभी लोग हमेशा यहां पर देश के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले समुदाय में से हैं। मोदी जी आपकी प्राथमिकता में है और मोदी जी की प्राथमिकता में आप हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे अनुरोध करने के लिए। आजादी की लड़ाई में अधिवक्ता समुदाय ने देश को अपना पूरा समय दिया था, अपनी प्रैक्टिस रोकी थी। उन्होंने कहा था ये बाद में नेशन फर्स्ट, और नेशन फर्स्ट की उसी अभियान को लेकर आज मोदी जी चले हैं। एक तरफ नेशन फर्स्ट है, दूसरी तरफ फैमिली फर्स्ट के लोग हैं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, अब तक 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 7वें चरण में काशी में भी हम लोगों को अपने मतदान को उपयोग करना है। मैं देख चुका हूं देश के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक, देश के अलग अलग राज्यों में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूं 10 वर्ष में मोदी जी ने देश के अंदर जो कायाकल्प की, जो परिवर्तन किया, आज उस परिवर्तन का लाभ हम सबको देखने को मिल रहा है। हम मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से देश देखना चाहता है। इसलिए देखना चाहता है जैसे मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, आने वाली पीढ़ी की खुशहाली के लिए। आज मुझे बताओ, विरासत भी है तो विकास भी है, सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है, विकास के स्थानीय कार्य भी हैं तो गरीब कल्याण के कार्य भी हैं। और ये सब कार्य हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आप बताओ, हमारा अधिवक्ता समुदाय लड़ते लड़ते थक जाता था, लेकिन अयोध्या का फैसला नहीं आ पाता था। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है, भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। अब तो कोई संदेह ही नहीं। और काशी में तो आप और भी कुछ कर रहे हैं। और काशी की देखा देखी मथुरा में भी शुरुआत हो चुकी है। ये नए भारत का नया सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेंगे और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। और विकसित भारत के लिए देश की आवाज के साथ हम सबको जुड़ना होगा। और देश की आवाज है फिर एक बार मोदी सरकार का। देश की आवाज यही है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। और मेरी आप सभी सेंट्रल बार एसोसिएशन से, द बनारस बार एसोसिएशन से, कमिश्नरी बार एसोसिएशन से, सेल टैक्स बार एसोसिएशन से, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के हमारे जितने भी यहां पे माननीय सदस्य हैं, इन सब से, आप सभी पदाधिकारियों से, पूरे बार एसोसिएशन से, सेल टैक्स बार एसोसिएशन से, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के हमारे जितने भी यहां पे माननीय सदस्य हैं, इन सब से, आप सभी पदाधिकारियों से, पूरे अधिवक्ता समुदाय से मेरी विनम्र अपील होगी, अगला 4 दिन हम देश के लिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अधिवक्ता समुदाय अपने क्लाइंट और जितना समय हो सकता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का समय निकाल करके काशी में रिकॉर्ड वोट से मोदी जी जीत करके जाएं। देश और दुनिया के लिए एक नया रिकॉर्ड बने। लोगों को बताने की आवश्यकता है, इसके लिए हम लोग जाएं और इसके लिए अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। मेरी बहुत बार इच्छा हुई है यहां पर, क्योंकि मुरलीधर सिंह जी की भी और उनकी पूरी टीम, यहां पर अवधेश कुमार सिंह जी की भी और उनकी टीम, कई बार मुझसे मुलाकात हुई। नीलकंठ जी के साथ भी आए थे लोग और इन्होंने कहा कि कार्यक्रम, आज मैं संजोग मानता हूं, चुनाव प्रचार की बहाने आपके बीच में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं चाहूंगा कि 4 दिन का समय एक एक व्यक्ति के साथ हम जाएं, बातचीत करें और कहें कि भाई देखो, हमें देश के बारे में सोचना है, स्थानीय मुद्दों को समाप्त करो। बहुत कुछ काशी में हुआ है, एक नई काशी का दर्शन हो रहा है,
काशी आज दुनिया के अंदर धूप मचा रही है। काशी हर व्यक्ति आना चाहता है और काशी की नई कायाकल्प के शिल्पी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी मोदी जी को तीसरा कार्यकाल प्रचंड बहुमत के साथ, रिकॉर्ड वोटों के साथ मिले। यह हमारे यहां के सभी बार एसोसिएशन के नेतृत्व में यहां का अधिवक्ता समुदाय आगे आकर के समर्थन के साथ आगे बढ़ेगा तो एक नई स्थिति पैदा होगी और आजादी के आंदोलन को हम लोग एक बार फिर से पुनर्जीवित कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से यहां पर अपने सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का, बार काउंसिल के सभी मेंबर्स का, आप सभी अधिवक्ताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं आप सभी कमल खिलाने के लिए प्राण प्रण से जुटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बयान देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। मंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि वाराणसी पहुंचे हैं और अधिवक्ता सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया है और सभी से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से वाराणसी से भारी वोटों से जिताएं, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाएं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बीजेपी प्रत्याशी जो कि खुद प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके समर्थन में संबोधित किया है अधिवक्ता सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो 24 के रण का अंतिम चरण अब बाकी है। 7वें चरण को लेकर वोट डाले जाएंगे और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, उन्होंने अधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित किया है। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सहवायोजक एसी कूलर चाहिए, वैल्यू प्लस आइए यूपी से।